हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप लोग कुशल और स्वस्थ होंगे। हम लोगों ने कल की टॉपिक में आधुनिक भारत के इतिहास में जो टॉपिक है अपना धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन, उसमें हम लोगों ने कुछ टॉपिक पढ़े थे। उस टॉपिक में सती प्रथा थी, शिशुवध था, विधवा पुनर्विवाह तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। अब आगे जो धार्मिक सुधार आंदोलन में जो कार्य हुए उसमें बाल विवाह के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, बाल विवाह होता क्या है? बाल विवाह का मतलब होता है कि पहले के ज़माने में जब 18वीं शताब्दी या उससे 17वीं शताब्दी से भी पहले और उसके बाद भी क्या होता था कि जब बच्चे पैदा लेते थे, खासकर लड़कियां पैदा लेते थी और लड़के दोनों, जेंडर पैरिटी दोनों हैं, पैदा लेते थे, तो क्या होता था कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को उनके होश हवास में आने से पहले ही उनकी शादी तय कर दी जाती थी, या यूँ कहें कि शादी कर दी जाती थी। और शादी कर दी जाती थी और फिर उनको, जब वो बड़े होते थे तो फिर उनको विदा कर दिया जाता था कि आपकी इससे शादी हो चुकी थी और आपकी वो पत्नी है या आपके वो पति हैं। इस तरीके से एक दूसरे को रिलेशन में बांध दिया जाता था, तो इसी को बाल विवाह नाम देते थे। लेकिन बाल विवाह में एक्चुअली बुराई है क्या? बुराई ये है बाल विवाह में कि ये तो लोगों का फ्रीडम है ना, लोगों का चॉइस करने का अधिकार है। आप उस अधिकार को पहले ही छीन ले रहे हो, जबकि उस समय जबकि बच्चों को कोई होश हवास भी नहीं था। तो ये एक तरह की एक सामाजिक कुरीतियाँ थी जिसको कि दूर करना ज़रूरी था। और उस समय के जो समाज सुधारक थे वो इस चीज़ को भली भांति समझते थे और इसलिए उन्होंने इसके लिए आवाज़ उठाई। तो क्या हुआ कि जब आवाज़ उठाई उन्होंने, तो 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट एक पास हुआ। तो नेटिव मैरिज एक्ट भी कौन सा पास किया? तो वो भी जो हमारे अंग्रेज़ थे या जो ब्रिटिश जो अपने गवर्नर आते थे, उन्होंने देखा कि ये तो समाज में बहुत ज़्यादा कुरीतियाँ फैली हुई हैं। इस कुरीतियों को दूर करने के लिए नेटिव मैरिज एक्ट एक पास हुआ, जिसके तहत क्या हुआ था कि 14 वर्ष से जो कम आयु की लड़कियां थीं उनकी विवाह को वो वर्जित कर दिया गया, उनको रोक दिया, रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया कि 14 वर्ष की जो भी लड़कियां उससे छोटी होंगी उनको शादी करने का अधिकार नहीं होगा, वो गैर कानूनी हो जाएगा। पर ये जो कानूनी कार्रवाई हुई, लोगों में जागरूकता थी नहीं, तो ज़्यादा दिन तक वो चल नहीं पाई। फिर क्या हुआ कि एक पारसी धर्म सुधारक थे वीएम मालाबारी, उनके प्रयत्नों से क्या हुआ कि 1891 ईस्वी में 1891 में सम्मति आयु अधिनियम पारित हुआ, जिसमें क्या हुआ कि 12 वर्ष से जो कम आयु की लड़कियां थीं उनके विवाह पर रोक लगा दी गई। फिर भी ये जो 12 वर्ष की आयु से कम लड़कियों की शादी रुकना था वो कुछ हद तक रुका, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल ये नहीं रहा। फिर क्या हुआ कि एक अन्य समाज सुधारक आए जिनका नाम था विलास शारदा। ये विलास शारदा के उन्होंने बहुत अधिक परिश्रम किया, उनके अथक प्रयत्नों से 1930 में एक शारदा एक्ट पास हुआ, जिसमें क्या हुआ कि 18 वर्ष से कम उम्र की जो लड़के हैं और 14 वर्ष से जो कम उम्र की लड़कियां हैं उनकी शादी पर रोक लगा दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ कि 1978 में जब हमारा देश आज़ाद हो चुका था तो बाल विवाह अधिनियम बन गया। तो ये जो शारदा एक्ट था इसको भी अमेंड कर दिया गया, हटाकर जो लड़की की उम्र 18 वर्ष थी, लड़के की जो उम्र 18 वर्ष थी उसको 21 वर्ष कर दिया गया और लड़कियों की उम्र 14 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। ये बाल विवाह में किया गया रिफॉर्म था। अब हम आते हैं स्त्री शिक्षा पर, जो सामाजिक सुधार आंदोलन में स्त्रियों को एजुकेट करने के लिए, या आप कहें जेंडर इक्वालिटी लाने के लिए, वुमेन को एम्पावरमेंट करने के लिए, वुमेन एजुकेशन के लिए क्या किया सरकार ने और प्राचीन इतिहास में क्या हुआ। तो 19वीं शताब्दी में समाज में ऐसी धारणा थी, खासकर हिंदू शास्त्र में ऐसी धारणा थी कि महिलाओं को शिक्षा की अनुमति नहीं दी जाती थी और उनको ये बताया जाता था, उनके लिए बोला ये जाता था, उनको डराया इस बात से जाता था कि देवता
स्त्री शिक्षा को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं, और अगर कोई उनकी बात नहीं मानता है तो उनको विधिवत दंड देते हैं। इस तरह की सोचिए आप किस तरह की मतलब भ्रम फैलाया जाता था ताकि महिलाओं को शिक्षित न किया जा सके। तो महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ईसाई मिशनरियों का भी बहुत बड़ा योगदान है। सबसे पहले ईसाई मिशनरियों ने ही इस पे काम किया था। 1819 में पहली बार कलकत्ता में तरुण महिला सभा की स्थापना हुई थी ताकि स्त्रियों को शिक्षित किया जा सके। फिर उसके बाद 1849 में कलकत्ता में एजुकेशन काउंसिल के एक अध्यक्ष थे J.E.D. बेथुन, उनके द्वारा बेथुन स्कूल की स्थापना की गई थी ताकि महिलाओं को शिक्षित किया जा सके। इसके बाद महिलाओं में सुधार के लिए बहुत सारे वैधानिक उपाय भी किए गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जब संविधान बना तो महिलाओं को विधिक समानता दी गई। बताइए विधिक समानता कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में है। और अनुच्छेद 15 बनाया गया। अनुच्छेद 15 क्या है? अनुच्छेद 15 बोलता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। संविधान में महिलाओं के सुधार के लिए भी बहुत सारे काम किए गए। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम बनाया गया। इसके तहत क्या काम हुआ था? इसके तहत अंतरजातीय व अंतरधर्म विवाह जो थे उनको कानूनी मान्यता दे दी गई। पहले क्या होता था कि अंतरजातीय विवाह नहीं कर सकते थे या अंतरधर्म से विवाह नहीं कर सकते थे। अगर आप करते थे तो उसके लिए आपको दोषी और कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। उसके बाद संविधान में क्या सुधार आए? उन्होंने 1955 का हिंदू मैरिज एक्ट बना। इसके तहत क्या हुआ कि पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां नहीं रख सकते थे। क्या होता था कि पहले पुरुष जितने मन चाहे शादी कर सकते थे, चाहे वो आप देख लीजिए अकबर हो गए, औरंगजेब हो गए या कोई भी राजपूत शासक हो गए, वो 2 या 2 से अधिक पत्नियां रखते थे या 3-4 पत्नी भी रखते थे। तो पहले ये चीज़ बहुत ज़्यादा चलती थी। लेकिन आज़ादी के बाद क्या हुआ कि हिंदू मैरिज एक्ट बना 1955 का। इसके तहत पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां नहीं रख सकते और अगर वो रखना चाहते भी हैं तो पहली को तलाक देना पड़ता था। इसके बाद 1956 का हिंदू उत्तराधिकार कानून बना। इसके तहत लड़कियों को पुत्र के बराबर उत्तराधिकारी बनाने की व्यवस्था की गई। मतलब पहले क्या होता था कि लड़कियों को उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था, लड़कों को ही माना जाता था। खैर वो आज भी बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अपन समाज में नहीं देखते हैं। आप अगर अपने समाज में ही या आप लोग जहाँ भी हैं वहाँ पर आप देखते होंगे कि महिलाओं को जो आप हैं वो उनको उत्तराधिकारी नहीं माना जाता है। लेकिन हिंदू उत्तराधिकार कानून एक्ट ये बन चुका है। इसमें महिलाओं को भी हक दिया, बेटियों को भी हक दिया गया कि आप पुत्र के बराबर आप उत्तराधिकारी बनिएगा। 1961 में फिर क्या हुआ कि मातृत्व लाभ अधिनियम बना। ये सभी में आपको स्त्री शिक्षा में जो सुधार आए हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। 1961 में मातृत्व लाभ अधिनियम बना जिसको कि फिर से संशोधन किया गया था 1976 में। इसके अनुसार गर्भावस्था के दौरान जो भी महिलाएं हैं वो कार्यालय में उनको अनेक प्रकार के लाभ दिए जाते थे, जैसे कि छुट्टी दे दी गई, 6 महीने की छुट्टी दे दी गई, ऐसा होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1956 में महिलाओं का जो दैहिक शोषण था, दैहिक शोषण या व्यवसाय, वो इसको गंभीर अपराध माना गया, जिसको 1986 में पुनः संशोधित किया गया था। उसी तरह 1961 में दहेज निवारण अधिनियम बना। अब देखिए, अब तो ये हो गया स्त्री शिक्षा। स्त्री शिक्षा के बाद जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो जाति आधारित शोषण के विरुद्ध समाज सुधारकों ने क्या कार्य किए या हमारी जो सरकार थी उस समय की, उन्होंने क्या कार्य किए। तो जाति आधारित शोषण के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ उसको हम लोग मुख्यतः 4 भाग में बांट देते हैं। 4 भाग में कैसे कि औपनिवेशी जो शासन थी उसके प्रभाव से क्या जाति आधारित शोषण के विरुद्ध संघर्ष पर इफेक्ट पड़ा। सामाजिक सुधार आंदोलन दूसरा क्या इफेक्ट पड़ा। तीसरा हुआ राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्या उस पर इफेक्ट आया और अस्पृश्यता के विरुद्ध गांधी जी के आंदोलन से क्या इफेक्ट आया। ये 4 चीज़ हुई जिससे कि जाति आधारित जो शोषण हो रहा था उसको दूर करने का प्रयास किया गया। इसको मैंने आपको पार्ट वाइज बता रहा है कि
क्या क्या हुआ है।